नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में स्वार्म ड्रोन प्रणाली। स्वार्म ड्रोन प्रणाली के बाद और बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले स्वार्म ड्रोन प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जो नए भारत का नवाचार है। इससे भारतीय सेना में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसे नई ड्रोन एक साथ समूह के रूप में कार्य करते हैं। इन ड्रोन को एक साझा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई या केंद्रीय प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है ताकि एक दूसरे से समन्वय बनाकर लक्ष्य पर प्रभावी कार्रवाई कर सकें। यह बिल्कुल मानव की तरह कार्य करते हैं। यदि किसी ड्रोन को दुश्मन द्वारा नष्ट भी कर दिया जाए तो अन्य ड्रोन आपस में मिलकर कार्य करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, स्वार्म ड्रोन शब्द से स्वार्म का क्या अर्थ होता है? तो ड्रोन का यह समूह। ऑप्शन बी हमारा सही है। स्वार्म का अर्थ झुंड या समूह होता है। स्वार्म ड्रोन्स एक साथ समूह में उड़कर मिशन को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न, स्वार्म ड्रोन किस तकनीक पर आधारित होता है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित होता है। स्वार्म ड्रोन्स आपस में एआई एल्गोरिदम के माध्यम से संवाद कर समन्वित कार्य करते हैं। भारत ने पहली बार बड़े स्तर पर स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन कब किया? 2021 में पहली बार इसका प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने 2021 में 75 स्वदेशी स्वार्म ड्रोन का सामूहिक प्रदर्शन करके परीक्षण किया है। स्वार्म ड्रोन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामूहिक निगरानी और हमला करना इनका उद्देश्य होता है। यह तकनीक युद्ध क्षेत्र में सामूहिक निगरानी, सर्वेक्षण और सटीक हमले करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। भारत में स्वार्म ड्रोन प्रणाली के विकास में कौन सा संस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहा है? तो ये डीआरडीओ सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभा रहा है। डीआरडीओ, आईआईटी तथा निजी कंपनियां मिलकर स्वदेशी ड्रोन, स्वार्म ड्रोन तकनीक विकसित कर रही हैं। स्वार्म ड्रोन प्रणाली में मैश नेटवर्क का क्या कार्य होता है? तो ड्रोन के बीच संचार स्थापित करना इसका कार्य होता है। मैश नेटवर्क सभी ड्रोन को एक दूसरे से जोड़ता है जिससे वे निरंतर जानकारी साझा कर सकें। निम्न में से कौन सा स्वार्म ड्रोन का एक लाभ नहीं है? तो ये मानव जीवन को जोखिम, एक लाभ यह नहीं है। स्वार्म ड्रोन मानव रहित होते हैं, इसलिए मानव जीवन का जोखिम नहीं होता है। यह इसका प्रमुख लाभ है। प्रश्न नंबर 7 को हम दोबारा दोहराते हैं। इसमें थोड़ी टेक्निकल त्रुटि थी। निम्न में से कौन सा स्वार्म ड्रोन का एक लाभ प्रमुख लाभ है? तो यह प्रमुख लाभ मानव जीवन को जोखिम से बचाता है। यह इसका एक प्रमुख लाभ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वार्म ड्रोन प्रणाली की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या है? तो बैटरी क्षमता और साइबर सुरक्षा, यह सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। ड्रोन का नेटवर्क हैंगिंग या बैटरी सीमाओं से प्रभावित हो सकता है, जो प्रमुख चुनौती है। भारत की किस प्रदर्शनी में वायुसेना ने स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन किया था? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 ने इसका प्रदर्शन किया। स्वार्म ड्रोन तकनीक का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो दीर्घकालिक लक्ष्य स्वायत्त युद्ध प्रणाली को विकसित करना है। स्वार्म ड्रोन तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य स्वायत्त, बुद्धिमान और समन्वित युद्ध प्रणाली का निर्माण करना है। इसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज, तो इससे भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और एकता के प्रतीक थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नामक स्थान पर हुआ।
भारत की स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने में उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसी कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था? विकल्प आपके सामने। तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ। इस दिन को आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नाम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लौह पुरुष की उपाधि से इनको जाना जाता है। सरदार पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो बारदौली सत्याग्रह से इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। 1928 में गुजरात के बारदौली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पटेल ने किया, जिनके कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं द्वारा इनको दी गई है। स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल ने कौन सा पद संभाला था? तो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। भारत की कितनी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल ने किया? तो 300, ऑप्शन डी 562 रियासतों का इन्होंने एकीकरण किया है। पटेल ने 562 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराया, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरदार पटेल के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। यह 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल की जयंती को भारत में किस रूप में मान्यता दी गई है? तो यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मान्यता दी गई है। रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सरदार पटेल की जयंती से यह संबंधित है। रन ऑफ यूनिटी एक राष्ट्रीय दौड़ है जो सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में एकता के प्रतीक में रूप में यह आयोजित की जाती है। निम्न में से कौन सी सेवा की नींव सरदार पटेल ने रखी थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की नींव सरदार पटेल द्वारा भारत में रखी गई। सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना की, ताकि देश में एकता प्रशासनिक रूप से भी बनी रहे। यह आजादी के बाद की बात है, इससे पहले भी यह व्यवस्था चल रही थी। आजादी के बाद इनके द्वारा इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ है। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 का हुआ। उनकी विरासत आज भी देश की एकता और अखंडता का प्रेरक स्रोत है। मोलिशा तूफान आया है हाल ही में। मोलिशा तूफान से हमारे प्रश्न हैं। ये हमारा मोलिशा तूफान के संभावित क्षेत्र है जहां यह तूफान आया है। मोलिशा तूफान किस वर्ष बना था? तो सबसे पहले ये 2023 में बना, उसके बाद अब ये वर्तमान में 2025 में आया है। कल की इसकी 30 अक्टूबर की ये क्वेश्चन है। उससे पहले की भी हमने सामान्य जानकारी आपके साथ साझा की है। मोलिशा साइक्लोन वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में बना और यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन गया था। इसके साथ अगला प्रश्न, मोलिशा तूफान का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया? तो यह यमन ने प्रस्तावित किया है। इस तूफान का नाम यमन ने दिया है। यह नाम यमन के एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोक्का पोर्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न, मोलिशा तूफान से किस देश में लैंडफॉल किया था? तो यह म्यांमार में किया था और म्यांमार में अब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोनों बार सबसे ज्यादा प्रभावित म्यांमार हुआ है। मोलिशा तूफान ने 14 मई 2023 व 30 अक्टूबर 2025 को म्यांमार के राखाइन राज्य
में लैंडफॉल किया, जिससे भारी तबाही हुई है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित म्यांमार हुआ है इससे। मोलिसा तूफान किस जल क्षेत्र से बना था? तो यह बंगाल की खाड़ी से बना था। यह बंगाल की खाड़ी में ही बनता है। मोलिसा तूफान की अधिकतम हवा की गति लगभग कितनी दर्ज की गई थी? तो 270 किलोमीटर उस समय 2023 में दर्ज की गई थी। यह है टीम इंडिया, इंडिया वोमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। महिलाओं के सम्मान में महिला हमारे देश में सराहनीय है। महिलाओं ने देश की प्रगति में बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न, यह तीसरी बार प्रवेश किया है। यह सेमीफाइनल मैच कहां खेला गया? तो ये DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया है। भारतीय टीम ने फाइनल में तीसरी बार प्रवेश किया। इससे पहले वह किन वर्षों में फाइनल में पहुंची? तो 2005 और 2017 में यह इससे पहले फाइनल में पहुंची है। इस बार तीसरी बार फाइनल में आई है। भारत की महिला टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। सेमीफाइनल मैच में भारत के लिए सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो जैमिना रोड्रिग्स ने ये सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, भारत के मैच जीतने के लिए कितने रनों का लक्ष्य मिला था? तो 339 रनों का यह लक्ष्य मिला था। भारत ने यह लक्ष्य कितने विकेट शेष रहते हासिल किया? तो 5 विकेट शेष रहते यह लक्ष्य हासिल किया है। भारत का फाइनल मुकाबला अब किस टीम से होगा? तो दक्षिण अफ्रीका से अब यह फाइनल मुकाबला होगा। इस मैच में जैमिमा रोड्रिग्स को किस कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने के लिए। यह मैच किस तारीख को खेला गया? तो 30 अक्टूबर 2025 को यह मैच खेला गया है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मैच में क्या योगदान दे रही हैं या क्या योगदान रहा है? तो उन्होंने कप्तानी करते हुए महत्वपूर्ण साझेदारी यहां पर निभाई है। उन्होंने कप्तानी करते हुए महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। हरमनप्रीत ने कप्तानी करते हुए 60 रनों की अहम पारी खेली और टीम को संभाला है। अगला टॉपिक हमारा साइबर अपराध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कैसे बचें, सरल भाषा में आपके सामने आज दिया गया है। साइबर अपराध इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या किसी डिजिटल नेटवर्क का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को ठगना, नुकसान पहुंचाना या अनुचित लाभ उठाना। उदाहरण, फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, पहचान की चोरी, रैशवेयर, साइबर बुलिंग, बैंकिंग फ्रॉड आदि से यह संबंधित होती है। सामान्य प्रकार हमारे ये दिए गए हैं, जैसे फिशिंग, नकली ईमेल मैसेज के जरिए पासवर्ड या बैंक डिटेल को मांगना। मेलवेयर या रैशवेयर, ये हमने इनको दिया है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। सारी शब्दावली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। खास तौर से यह कंप्यूटर वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा आती है। पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है, साइबर अपराध क्या है? तो इंटरनेट या कंप्यूटर का दुरुपयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है। निम्न में कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है? तो फिशिंग साइबर अपराध का इसमें उदाहरण है। साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो 2 स्तरीय सुरक्षा 2FA का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। 2 स्तरीय सुरक्षा से अकाउंट में अनधिकृत पहुंच को रोका जा सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति आपके अकाउंट में नहीं पहुंच सकता है। कौन सी वेबसाइट भारत सरकार की साइबर अपराध शिकायत दर्ज करने के लिए है? तो ये ऑप्शन बी
www.cybercrime.gov.in है। ऑप्शन बी हमारा। अगला प्रश्न, मैलवेयर क्या होता है? तो ऑप्शन बी, डेटा को नष्ट करने वाला सॉफ्टवेयर मैलवेयर होता है। रेशमेयर क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? तो डेटा चुराने के बाद पैसे की मांग करना रेशमवेयर कहलाता है। फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? तो ईमेल या लिंक द्वारा धोखाधड़ी से है इसका संबंध। सार्वजनिक वाईफाई पब्लिक वाईफाई पर कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो यहां बैंकिंग कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई सुरक्षित नहीं होता, इससे बैंकिंग विवरण चोरी हो सकता है। साइबर सुरक्षा के लिए पासवर्ड में क्या होना जरूरी है? तो अक्षर, अंक और चिन्ह का मिश्रण, तीनों से हमारा पासवर्ड बना होना चाहिए। यदि आपका ऑनलाइन खाता हैक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पासवर्ड तुरंत बदलना चाहिए, उसके बाद शिकायत करनी चाहिए। आईटी अधिनियम 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट या अपराध को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नियंत्रण करना है। साइबर अपराध की जांच के लिए भारत में कौन सी एजेंसी कार्य करती है? तो साइबर सेल और साइबर पुलिस यहां कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी की बदनामी करता है तो यह किस प्रकार का साइबर अपराध आता है? तो यह साइबर बुलिंग में आता है। सोशल मीडिया पर किसी को अपमानित करना या बदनाम करना साइबर बुलिंग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। बैंक या ई वॉलेट से जुड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी किस श्रेणी में आती है? तो यह आर्थिक अपराध में आती है। यदि किसी ने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे वसूले तो यह क्या कहलाएगा? यह फिशिंग फ्रॉड कहलाएगा। फिशिंग में नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को भ्रमित कर उससे धन या जानकारी ठगी जाती है। रेशवेयर हमले से बचाव के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? तो नियमित बैकअप लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें यदि किसी रेशवेयर हमला हो जाए तो बैकअप से डाटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्पैम ईमेल क्या होते हैं? विज्ञापन या अनचाहे ईमेल स्पैम ईमेल होते हैं। स्पैम ईमेल ऐसे संदेश होते हैं जो बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं, जिसमें फिशिंग लिंक हो जाते हैं या हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो डिजिटल हस्ताक्षर करना साइबर अपराध नहीं है, बाकी हमारे ये साइबर अपराध हैं। वीपीएन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए वीपीएन का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर सुरक्षा बनाता है, यह सुरक्षित करता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आपके नाम से नकली प्रोफाइल बनाता है तो क्या करना चाहिए? पुलिस या साइबर सेल में शिकायत इसकी करनी चाहिए। साथियों, इन सभी टॉपिकों से संबंधित यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे हिंदी ग्रामर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी वीडियो इसी तरह से अपलोड होती हैं, तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। यदि आपको आज की करंट अफेयर्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक हमारा जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।